नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के इस शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोरोना के बाद आर्थिक स्थितियों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं? उद्योग-धंधे कैसे हैं? हमारे साथ फिक्की उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति एल.के. झुनझुनवाला जी हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूपी के चैप्टर के मनीष खेमका जी हैं और अर्थशास्त्री के तौर पर प्रोफेसर एपी तिवारी हैं, शकुंतला विश्वविद्यालय के डीन रह चुके हैं और अर्थशास्त्र के में महारत हासिल है। तो हम आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थितियों को लेकर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात कोरोना की इस दूसरी वेव के बाद में कैसे हैं? मनीष जी, सबसे पहले आप बताएँ कि कोरोना के दूसरे दौर के बाद आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स किन मुश्किलों का सामना कर रहा है? आपके संगठन के लोग किस तरीके की स्थितियों से गुज़र रहे हैं? और क्या कैसा आर्थिक हाल है यूपी का? नहीं, स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी की चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं और हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद जो है कोरोना के इस पेंडेमिक से निकल गए हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव रिकवर हो गई थी, लेकिन दूसरी वेव उससे भी ज़्यादा घातक थी। तो तमाम टाइप की जो समस्याएं हैं वो इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ रही है। और इस बार एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पिछली बार के झटके से जो लोग उबर गए थे, तो इस बार उनके सामने दोहरा संकट है कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपने अपने पर्सनल फाइनेंसेस से और किसी भी तरीके से, जैसे अपने जो इंडस्ट्री को, जो हमारे एमएसएमई के लोग हैं, उन्होंने उसको जीवित रखा था। तो अब वास्तव में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। और पिछली बार जैसे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पैकेज दिया था, एक जो आपका लोन का। और एक अच्छी बात अखिलेश जी आपको बताऊं, हमारे जो तमाम सारे मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसको जो है सर्टिफाई किया। पिछली बार एक अच्छा काम ये हुआ था कि जनरली जैसे होता है ना, जो स्कीम्स अनाउंस की जाती है सेंटर के जरिए, तो वो जमीन तक नहीं पहुंचती है। तो जो लोन की स्कीम अनाउंस करी थी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने, तो जिनके जिनके भी अकाउंट्स थे उसमें बैंक में लोन के अकाउंट थे, तो वहां पे बैंकों ने उनसे पूछा कि साहब आपको हमको लोन देना है। मतलब ये दूसरी तरफ से हुआ, बैंकों ने उनसे पूछा कि हमें आपको लोन देना है, क्योंकि ऊपर से उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन थे। और जो जो बोरोवर्स थे, जिन जिन भी इंडस्ट्रीज ने, जिन जिन भी लोगों ने लोन ले रखा था, अगर उनको लोन नहीं चाहिए था तो बैंकर्स ने उनसे लिखित में लिया कि नहीं साहब, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हमको लिखित में डिनाई कीजिए। तो ये सर, पिछली बार ये अच्छा। ये ठीक है मनीष जी, ये तो आप बता रहे हैं कि क्या स्थितियाँ, निदान कैसे हुआ। हम फ़ोकस करना चाह रहे थे कि अभी समस्याएँ क्या हैं? क्योंकि झुनझुनवाला जी एक बड़े उद्योगपति हैं और फिक्की के पूर्व चेयरमैन हैं यूपी के। तो झुनझुनवाला जी, अभी खबर आ रही है कि 60 से 65% तक वाहन उद्योगों को झटका लगा है कोरोना की सेकंड वेव में। उनका उत्पादन बंद हुआ है, उनकी बिक्री कम हुई है। एक उद्योगपति के तौर पर आप कैसा देख रहे हैं? और चूँकि सर आप इस समय अपनी गाड़ी हमको में तो हैं, लगता है आप आपका फ्रेम थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है सर, आपके चेहरे पर कैमरा नहीं है, थोड़ा-सा सर और ठीक करें अपने थोड़ा-सा चेहरे, हाँ, अब आया सर चेहरे पर। तो सर आप बताएँ आप कि जो उद्योग जगत महसूस कर रहा है कि किस तरीके का कोरोना के सेकंड वेव में उन्हें झटका लगा है? मतलब झुनझुनवाला गाड़ियों जी। की बिक्री तो कम हो गई है जी। और गाड़ियों के डीलर्स जो हैं वो भी पेंडेमिक के अंदर दुकान बंद करके चले गए अपने घर पर। इस जी, बार जी। क्या हुआ है कि पिछली बार तो गवर्नमेंट सबको बचाने में लगी हुई थी, अब की सब लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ओपन करने के बाद में भी लोग आना नहीं चाहते। हम लोग का जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो हम लोगों ने आगे बढ़ने के लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए कहा है इंडस्ट्री को, कोई भी नहीं बनी, क्योंकि जितने लोग हैं इस उद्योग से जुड़े हुए वे सब छोड़ छोड़ के चले गए घर। अब आना शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग को उम्मीद है कि 10 रोज में वो लोग आ पाएंगे। इस बीच में क्या हुआ कि दुकानें बंद होने से छोटे दुकानदारों की बिक्री एकदम बंद हो गई। उनकी बिक्री बंद होने से धीरे धीरे असर आ गया है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गई है। अब गाड़ियों बिल्कुल के ठीक लिए बात भी, है। जब गाड़ियां नहीं बिकेगी तो सब जगह स्टॉक हो जाएगा। कपड़ा नहीं बिकेगा तो सब जगह स्टॉक हो जाएगा। जब जहाँ तक ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ये तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है। चाहे वो हवाई जी। जहाज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बस हो, चाहे टैक्सी हो, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और होटल
रेस्टोरेंट, ये सब का सब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने कोई बहुत बढ़िया स्कीम भी नहीं निकाली है कि इनको कुछ राहत मिल जाए। तो कुछ करेगी, हाँ। कुछ देखा जाएगा तो तभी लाभ हो सकता है। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, ये झुनझुनवाला जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि चूंकि कंजम्पशन कम हो गया है, बाजार में मांग खत्म हो गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हुए हैं, मांग खत्म हुई है, तो उसका असर प्रोडक्शन चेन पर भी पड़ रहा है। आप अर्थशास्त्री हैं, आप बताएं सर कि ये कोरोना की वजह से ही क्या इस तरीके की मांग में कमी आ रही है, या कोई और कारण हो सकता है मांग घटने का, और फिर उत्पादन जो प्रभावित हो रहा है सर? ये जब हम समूची अर्थव्यवस्था को देखें यूपी की, तो अनुमान ये बताते हैं कि 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में जो राज्य की आय होती है जीएसडीपी, उसमें 2.1% की वृद्धि हुई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर हम सभी जानते हैं कि जो अनुमान आया है कि 2020-21 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो घटकर 7.3% पर आई। यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट में श्रिंकेज आया, संकुचन आया, कमी आई। और एक महत्वपूर्ण जो दृष्टि बनती है वो रोजगार को लेकर बनती है। यदि हम यूपी में रोजगार सृजन की पूरी रणनीति को देखें तो वो फोकस में रहा है जो क्षेत्र, वो है जो लघु मझोला उद्योग क्षेत्र है, सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां हैं, इसको ओडीओपी से जोड़ा गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की एक बात करें तो ओडीओपी स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इतनी महत्वाकांक्षी योजना और संभावनापूर्ण योजना थी कि केंद्र सरकार के बजट में भी इसको समावेशित किया गया, अर्थात भारत के अन्य राज्यों में भी इसको पसारा गया, फैलाया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो समष्टि भावी जिसको कहते हैं हम लोग, मैक्रो इम्पैक्ट कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उतना तीखा नहीं रहा जितना कि पूरे भारत के लिए रहा। और हम भारत की बात करते हैं तो उसमें अन्य राज्य भी हैं। रोजगार को अगर लें तो बेरोजगारी बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि काम छीने कहा जाता है। काम जो है, रोजगार के अवसर, चाहे वो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग थे वो भी आहत हुए। लेकिन अनुमान जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 6.9% मई के महीने में पाई गई है, जो कि कुछ भारत के विकसित राज्यों के सापेक्ष भी बेहद कम है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है कि रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए जो रणनीति उत्तर प्रदेश ने अपनाई वो सफल होती हुई दिखती है। अगर 2017 के अनुमान देखे बेरोजगारी के तो ये लगभग 17% बेरोजगारी दर थी, तो 17% बेरोजगारी दर घटकर मई 2021 में 6.9% पर आकी गई है, जो ये दर्शाती है कि समग्र रूप में अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई स्थिति नहीं कि भयाक्रांत हो। झुनझुनवाला जी जिस बात को रख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं, ये सही है कि अर्थव्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर असर पड़ा है, लेकिन उतना तीखा असर नहीं पड़ा जितना कि पहली लहर में पड़ा था। अब स्वाभाविक तौर पर उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो स्थानीय तौर पर लॉकडाउन की सिचुएशन तो नहीं कहेंगे, जो कर्फ्यू का प्रयोग किया गया उसने आर्थिक कारोबार को प्रभावित किया, आर्थिक कारोबार में उससे कमी आई। तो अब जो अनुमान भविष्य के लिए कह सकते हैं, लगभग सामान्य स्थितियां हो रही हैं, बृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, इस सब का प्रभाव ये होगा कि मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था में एक नए तरीके की, कह सकते हैं, रिकवरी आरंभ होगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी, जैसे पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी आगरण है, यूपी में भी जो रिकवरी होगी वो वी शेप नहीं होगी,
वो यू शेप होगी। अर्थात हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी 2 से 3 महीने उत्तर प्रदेश में लग सकता है आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से सामान्य होने में। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की कोशिश ये है लगातार कि वह बुनियादी तौर पर उन उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहती है जिन उद्योगों में पूंजी की तुलना में श्रम सर का बात उपयोग अधिक होता है। हालांकि उसकी अपनी बात चुनौतियां बात हैं। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सर मैं बात ये कर रहा था कि मांग, झुनझुनवाला जी कह रहे हैं बाजार में मांग घटी है, इसका असर प्रोडक्शन चेन पर पड़ने लगा है। मांग घटने का मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास जेब में पैसे नहीं है तो बाजार नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्शन ठप हो रहा है। तो ये जो चेन है इसको सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? जैसे मैं एक बात याद दिलाऊं कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का भत्ता 20% कम कर दिया है। अगर 20% भत्ता किसी कर्मचारी का कम किया जाएगा, जाहिर है कि बाजार में पैसे कम जाएंगे और डिमांड घटेगी, प्रोडक्शन घटेगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी क्या करना चाहिए सरकार को? क्या मांग बढ़ाने के लिए सरकार को कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए कि बाजार में डिमांड बढ़े? देखिए, जो मेरी समझ है उसमें आपने उल्लेख पहले कर दिया उसका कि कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जो दरें थी उसको स्थगित किया गया है, उनकी वेतन को स्थगित किया गया। लेकिन संकेत इस बात के हैं कि प्रदेश सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय शीघ्र लेगी और जब उनके हाथ में पैसा आएगा स्वाभाविक तौर पर वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे और इसका अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर अच्छा असर पड़ेगा। जो बात आपने रोजगार की कही उसको उसका तर्क मैंने रखने की कोशिश की है कि बेरोजगारी दर यूपी में भारत के ही अन्य विकसित राज्यों के सापेक्ष कम है। उसका एक कारण मेरी समझ में ये आता है कि जो गरीब यहाँ पर गरीबी का संघात, गरीबी का इंसिडेंट ज्यादा है। जो गरीब हैं वह छोटा मोटा काम करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था में माहौल बनेगा दूसरी लहर के बाद का माहौल बेहतर होगा। मेरा मानना है कि इसमें अभी अगस्त या सितंबर के शुरुआती दौर में स्थिति बदलेगी। क्रमिक रूप में हम रिकवरी की उम्मीद करें जब लोगों को दोबारा काम मिलेगा। कहेंगे जो दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं उनको काम मिलेगा, जो वेतनभोगी है उनका महंगाई भत्ता उनके हाथ में जाएगा, स्वाभाविक रूप में मांग बढ़ेगी। लेकिन मांग बढ़ने के साथ ये जरूरी होगा कि जो औद्योगिक क्रियाएं हैं वह भी पटरी पर आए। केवल मांग एक कारक नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर इन्वेंट्री है, अगर उनके पास माल गोदाम में माल भरा पड़ा है तो उसका बिकना बहुत जरूरी है। ऐसे में इंडस्ट्रियल रिकवरी जिसको हम कहते हैं, औद्योगिक पुनरुत्थान की स्थिति बहुत शानदार होगी जल्दी ही, इसकी उम्मीद करना मैं समझता हूँ एक अवास्तविक विचारणा होगी। ये मैं मनीष जी से पूछना चाहूंगा। मनीष जी आप बताएं कि जैसा सर कह रहे हैं तिवारी जी कि जो इन्वेंट्री है आपके पास, अगर माल गोदाम में तैयार रखा हुआ है तो आप उसे बाजार पहुंचाएं। तो क्या स्थिति है? क्या आप मतलब कि आप उद्योग धंधे हैं, जो आपके पीएचडी चैम्बर से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, कारखाने के लोग हैं, कारोबारी हैं, क्या उनके गोदाम में माल भरा पड़ा हुआ है? क्या वो उसको उनको बाजार खुलेगा तो माल उनका बिकेगा? क्या स्थितियां हैं आप बताएंगे? नहीं, स्वाभाविक सी बात है अखिलेश जी, फैक्ट्रियां जैसे चालू हैं, लेकिन फैक्ट्रियां माल कब तक बनाती रहेंगी? जब तक कि नीचे जो रिटेल काउंटर्स हैं वो नहीं खुलेंगे, जब तक वहां से माल नहीं बिकेगा। तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कुछ समय जब तक कि उनके कैपेसिटी है उस माल को होल्ड करने की, तब तक वो बनाएंगे, उसके बाद उनको बंद कर देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अखिलेश जी, मैं जैसे प्रोफेसर तिवारी ने कहा, एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही और लेबर से रिलेटेड जो बात कही, तो उसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ना चाहूंगा। अर्थशास्त्री के नाते तिवारी जी इसको बेहतर समझ सकते हैं और मैं इस पे इनकी राय भी चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है अपने पूरे देश की, और अब स्पेसिफिकली अगर हम यूपी की बात करें, 22-23 करोड़ जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है अखिलेश जी, जो 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 हमारी जो लेबर फोर्स है उसका जो काम के उसमें पार्टिसिपेशन का जो रेशियो है, वो हमारे जो दुनिया के कम जो रेशियो हैं हम उनमें से एक हैं। हमारे पास लेबर फोर्स तो है,
लेकिन वो लेबर फोर्स काम में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो वो उस सेक्टर में जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है कि 60% से कम का रेशियो है यहाँ पे। यदि 100 लेबर अवेलेबल हैं काम करने के लिए तो उसमें से 60 से कम लेबर ही जो है वो काम पर जाते हैं या मतलब एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। और मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है, जैसे हमारी जो नरेगा जैसी योजनाएं हैं जो बड़ी पहले 20-30 हजार करोड़ रुपए से चली थी और आज उसमें हाईएस्ट एलोकेशन है अखिलेश जी 1 लाख करोड़ रुपए का। और पेंडेमिक की वजह से देखिए कुछ हद तक ये जरूरी भी मैं मानता हूं कि ठीक है पेंडेमिक के कारण कुछ स्पेशल चीजें हैं उसके कारण 1 लाख करोड़ रुपए का इस पे एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको एक अमेरिका का एकदम ताजा उदाहरण देता हूं। वहां पे यूएस की बाइडेन गवर्नमेंट ने एक जैसे वहां पे जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था $300 का था, अभी तक जो मिल रहा था $300 हर हफ्ते का, बाइडेन गवर्नमेंट ने तय किया कि उसको बढ़ा करके $400 कर दिया जाए हर हफ्ते। लेकिन उसको फिर बाद में उन्होंने रोक दिया। और क्यों रोका? ये सिर्फ इसलिए रोका कि अगर उसको बढ़ा देंगे उस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को तो कोई भी जो लेबर है वो उसको जो वहां से काम छोड़ करके चले गए हैं फैक्ट्रीज से तो वो उनको वापस बुलाने में बहुत दिक्कत होगी। और आज की तारीख में कोरोना की वजह से और सारी दिक्कतों के साथ साथ में इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो उनके लेबर चले गए हैं वो अब उनको वापस बुलाना भी बहुत मुश्किल बात हो गई है। तो सरकार को मुझे लगता है अपनी नीतियों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट, और मैंने इस बात का सुझाव पहले भी दिया था कि जैसे अगर जो नरेगा जैसी जो योजनाएं हैं इसका पैसा यदि हम शहरों में खर्च कर सकते हैं, और सरकार ने इस बात को सुना भी था। अब मुझे ये मालूम नहीं इसमें क्या मॉडलिटीज तय हुई हैं। यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑनरेबल सतीश महाना जी के साथ में मीटिंग में बात रखी गई और इस बात को उन्होंने सराहा भी था और इस पर काम करने का भरोसा भी दिया था। अब लेकिन मुझे मालूम नहीं इस पे कितना काम हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर भी सरकार को काम करना पड़ेगा और तब जाकर के हम अपने जो इंडस्ट्री है उद्योग धंधे उसकी स्थिति को सुधार पाएंगे। यही बात मैं झुनझुनवाला सर से भी पूछता हूँ। झुनझुनवाला जी, आप अभी आपका सिग्नल थोड़ा ब्रेक हुआ था तो प्रोफेसर एपी तिवारी जी कह रहे थे कि अगर हमारे उद्योगपतियों के गोदाम में माल तैयार पड़ा हुआ है तो उसे बाजार में पहुंचाया जाए और इससे बाजार में गति आएगी। जब माल बिकेगा वहां पर तो बाजार में सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर दोबारा आपकी इन्वेंट्री पैदा होगी। आप क्या मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं? उद्योगपतियों का जो उनके कारखाने हैं वहाँ माल तैयार पड़ा हुआ है, उसे बाजार भेजने की जरूरत है, बाजार में डिमांड है? नहीं, बाजार के अंदर कोई डिमांड नहीं है भाई। अभी जो छोटे दुकानदार हैं वो सब बहुत परेशान हैं। ये बहुत जरूरी है कि सब डिमांड क्रिएट की जाए जिससे कि सब सामान बिके और सब फैक्ट्रियाँ फुल स्पीड में चालू हो। तब आप समझिए कि 3 महीने 4 महीने के बाद में नॉर्मलाइज होगा देश के अंदर, नहीं तो उसके पहले सब चीज रुकी रहेगी। तो तिवारी जी आप बताएं कि जैसे कि डिमांड जी जी कुछ कह रहे हैं और आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो सामान उठाने वाले और रिक्शे वाले थे उनको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने के लिए यहाँ भरी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। ये कम से कम 4000 या 5000 होनी चाहिए जिससे कि उनका परिवार चल सके और वो कोई ज़रूरत न महसूस करें कि वो यहाँ से अपने घर भागे। तो घर अगर यहीं रुके रहेंगे तब तो काम फिर भी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उनको घर से बुलाना ही पड़ेगा। जब बुलाने के अंदर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। होटल का और रेस्टोरेंट का कारोबार तो एकदम ही खत्म हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो सर स्वास्थ्य कारण भी हमें लगता है नहीं दे रही है। जी जी, वो तो हमें लगता है कि जो कोरोना की बीमारी से डरे हैं इसलिए भी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, होटल में नहीं जा रहे हैं। आवाज गड़बड़ क्यों हो रही है? प्रोफेसर तिवारी जी आप बताएं कि सर क्रेडाई ने भी कहा है, क्रेडाई ने मांग की है जो निर्माण क्षेत्र की संस्था है रियल एस्टेट की, उसने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग किया है कि जो उनके ड्यूज हैं विभिन्न अथॉरिटीज में उनको ब्याज मुक्त माफी दी जाए और स्थगित किया जाए जब तक वो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। उन्हें जो किस्त जमा करनी है वो उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाए, मोहलत दी जाए, जिससे वो नोएडा अथॉरिटी या दूसरे और बड़ी अथॉरिटी जो ड्यू हैं उन्हें रोका जाए।
ऐसे ही प्रियंका गांधी ने भी एक चिट्ठी लिख करके कहा है कि बिजली का बिल माफ किया जाना चाहिए। बिजली का बिल में जो सरचार्ज है या फिक्स रेट है उसको कम किया जाना चाहिए। इस तरीके के उपाय क्या इकोनॉमी को कोई बूस्ट देंगे, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ावा देंगे? आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर क्या सोचते हैं सर? देखिए, एक बात तो जो मनीष जी ने उठाई थी, कम शब्दों में मैं रखना चाहूंगा। हेलो जी जी बोलते रहे, ये है कि उत्तर प्रदेश को खास तौर पे उन्होंने दृष्टिगत रखते हुए रखा कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो कम है। एक बात तो ये मेरी समझ जो अर्थशास्त्र की है उसके अनुसार हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तुलना कह सकते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था से करेंगे तो उसका निदान दिखता नहीं आएगा। कारण बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम रहा है उसका एक बड़ा कारण है, और पूरे भारत के लिए भी वो लागू होता है, कि जो औद्योगिक विकास की रणनीति अपनाई गई देश के नीति नियंताओं द्वारा, उसमें श्रम प्रधान उद्योगों को प्रधानता न देते हुए पूंजी प्रधान उद्योगों को प्रधानता दी गई। सापेक्षिक रूप में जहां श्रम का उपयोग अधिक होता है, उत्तर प्रदेश सरीखे राज्यों को और भारत सरीखे देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में एक प्रकार का तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। अर्थात वो कुशलतापूर्वक गुणवत्तापूर्ण ढंग से उत्पादन करते हैं। कई ऐसे मामले हैं जो मैं फौरी तौर पर रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम 19-20 को लें, 2019-20 और 2020-21, तो 2020-21 में निर्यात की बढ़ोतरी 0.65% से हुई है, जबकि आमने सामने अगर देखें भारत के अन्य राज्यों की, खासतौर पे राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर निर्यात में महाराष्ट्र में भी निर्यात में कमी आई है। 9% की लगभग 6% की कमी कह सकते हैं अन्य राज्यों की औसत बैठता है। गुजरात में हालांकि कम है। तो एक कहने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का निर्यात क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विकास की अपनी रणनीति में केंद्र में जिस स्ट्रेटेजी को रखा है उसमें उन उद्योगों को तरजीह दी जा रही है जिनमें हमें परंपरागत रूप में कुशलता प्राप्त है, हमें निपुण है। कालीन उद्योग जैसे ले लें, फिरोजाबाद का बेंगल कटिंग इंडस्ट्री है, कांच का उत्पादन होता है। इतना उत्कृष्ट कांच का उत्पादन तो बेल्जियम में भी नहीं होता, लेकिन जरूरत क्या महसूस की जाती रही है लगातार कि इन उत्पादों की ब्रांडिंग की जाए। जो ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक्सपोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे एक और दृष्टांत लिया जा सकता है, जैसे काला नमक है, काला नमक का पूरा बेल्ट है पूर्वांचल में। तो ये किस तरह हम अपनी विकास की या औद्योगिक विकास की व्यूह को भी दुरुस्त करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। जहां तक बात यह है कि रियायतें देनी है उद्योगों को, मेरा भी मानना है कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन किस तरह राहत मिलेगी? लेकिन इसमें प्रोफेसर साहब एक अपना सवाल मैं फिर से दोहराता हूं आपसे, एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या आपको लगता नहीं कि नरेगा और जिस स्तर पे चलाया जा रहा है, क्या उससे लेबर की अवेलेबिलिटी पर इंडस्ट्री की असर पड़ता है? और इस बात को जिस समय कृषि मंत्री थे, मतलब आप इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, मैं जिस समय शरद पवार केंद्र सरकार में कृषि मंत्री थे तो उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके अनुरोध किया था सरकार से कि साहब खेती के सीजन में जिस समय बुआई और कटाई का सीजन होता है तो नरेगा की वजह से बुआई और कटाई के सीजन में भी गांव में भी लेबर नहीं मिलते हैं, तो और वही उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है। तो जो प्रेजेंट फॉर्म में और इस बात को माननीय मोदी जी ने भी स्वीकार किया था संसद में, उन्होंने कहा था कि नरेगा को मैं केंद्र सरकार की, कांग्रेस सरकार की असफलताओं का स्मारक मानता हूं। मैं ठीक है मनीष जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं भी अभी बीच में बोलूंगा, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो कह रहे हैं कि मनरेगा क्या इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट है और एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट है, क्या दोनों को एक जगह रखा जा सकता है?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है अखिलेश जी कि मनरेगा जो स्कीम है यह वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। मैं बड़ी एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा क्योंकि बेहद अहम मसला है ये। जी जो भारत में गरीबी दूर करने और रोजगार देने, रोजी रोटी का इंतजाम करने के कार्यक्रम शुरू किए गए, उनमें सारा दारोमदार किस पे तय किया गया कि लोगों को काम दीजिए, मजदूरी दीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। वो सफल नहीं हुआ। जब मनरेगा आरंभ किया गया था तो लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास अध्ययन संस्थान में मैंने एक शोध पत्र पढ़ा था। उसका टाइटल ही था बियॉन्ड मनरेगा, यानी मनरेगा के हमें आगे जाना होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर जो कार्य चल रहा है, जो स्किल मैपिंग की बात है, पूरी स्ट्रेटेजी को समझे हम। अब विगत 7 वर्षों में मोटे मोटे तौर पे रोजगार को लेकर, रोजी रोटी को लेकर जो टिकाऊ इंतजाम की रणनीति अपनाई गई है, उसमें मजदूरी रोजगार से हटकर स्वरोजगार की तरफ जाया जा रहा है। मतलब फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये एक प्रकार का विवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कई तरह की अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसको कहेंगे। तो मैं मानता हूं इस बात को कि मनरेगा के चलते खेती में भी मजदूरी, खेती की मजदूरी दर बढ़ी है स्वाभाविक रूप में। लेकिन अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही है तो ये तो एक कह सकते हैं बेहतर स्थिति भी है। अगर नगरीय क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी है तो भी अच्छी स्थिति बनती है। जी। और सर बात यह है कि हमारे देश में मजदूरों की कमी नहीं है, हमारे पास तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी समस्या है। आप अगर इंडस्ट्री में अच्छा वेज देंगे तो लोग अपने गांव से चल करके आएंगे आपके पास। आप सोच रहे हैं कि मनरेगा की कीमत पर अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं कि जो मनरेगा, लेकिन तमाम सारी जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा अखिलेश जी। वहां पे पैसे देने के बावजूद भी लेबर नहीं आ रही। मनरेगा की मजदूरी अधिकतम 300 रुपया है, तो 300 रुपये से ज्यादा मजदूरी अगर आप शहर में देंगे तो आदमी चल के आएगा। आप उसे 200 रुपये मजदूरी देना चाहेंगे तो क्यों चल करके आएगा आपके पास? देखिए अखिलेश जी, इसमें जो चर्चा में एक बात आ रही है कि ये जो मजदूरी दर बढ़ती है तो झुनझुनवाला जी जैसा कह रहे हैं कि मांग कम है, तो इससे तो मांग बढ़ेगी। जो मांग बढ़ेगी, मेरा मानना है कि जो चमकती हुई अर्थव्यवस्था में कहेंगे बात है, वो ये है कि खेती और खेती से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये बहुत अच्छा, बागवानी, ये बहुत अच्छा निष्पादन दे रहे हैं। फूल की खेती, फलों की खेती, इनके चलते ही उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ा है, बावजूद इसके कि अखिल भारतीय स्तर पर निर्यात घट रहा है। यही इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये है, जैसे झुनझुनवाला जी की जो बड़ी पुरानी कह सकते हैं शुगर मिल है, तो वो शुगर मिल के क्या उसका कच्चा माल कहाँ से आता है? गांव से ही तो आता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मतलब उस पूरे क्षेत्र के गन्ने को वो पिराई वहां होती थी, फिर चीनी और फिर उद्योग और फिर बिक्री, फिर ये लोगों मजदूरों को काम, फैक्ट्री का चलना, सभी ये इनपुट आउटपुट के तौर पर, अदा प्रदा के तौर पर बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित रूप में बंधे हुए हैं। केवल एक दृष्टांत लेना चाहूंगा, ब्रिंजाल पिकल की अंतरराष्ट्रीय मांग, बैगन के अचार की अंतरराष्ट्रीय मांग इतनी ज्यादा है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कच्चा माल क्या है? ब्रिंजाल है, बैगन है, जो कि कह सकते हैं कभी किसान खेत में ही छोड़ देता है, मंडी में ही छोड़ के चला जाता है। मतलब कच्चा माल इतना सुलभ है। तो जो मनीष जी भी सहमत होंगे उस बात से कि जो ये पूरी रणनीति है जिसको बदलना होगा। मैं समझता हूं आरंभ तो हुआ है, लेकिन वो हाफ हार्टेडली आरंभ हुआ है। पूरी तरह से भारत के जो विकास की रणनीति है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो चमक दमक वाली जो अर्थव्यवस्था की एक कल्पना लेकर चली गई, बात चलाई गई, वो कामयाब नहीं हुई है। बेरोजगारी का जो असर इतना व्यापक तौर पर गंभीर बना हुआ है। सबसे अच्छी बात तो क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर एक साइमन अर्थशास्त्री को उद्धृत करना चाहूंगा। साइमन कहता है The ultimate resources of a country are people, spirited and skilled people. किसी भी देश के वास्तविक संसाधन वहां के निवासित लोग होते हैं। कैसे लोग? जो कहें भावना प्रधान हो,
जो स्पिरिटेड हो और जो स्किल्ड हो, इसी बात को आगे बढ़ाने की चेष्टाएं करने की आवश्यकता है। जो जिसे हम कहते हैं विकेंद्रित नियोजन, स्थानीय तौर पर उद्योग धंधों की स्थापना क्यों नहीं की गई, और यदि की जाए तो जी। प्रोफेसर साहब का सिग्नल ब्रेक हुआ है, तब तक हम लोग वापस झुनझुनवाला जी आ गए हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं कि झुनझुनवाला जी आपका स्वागत है, दोबारा आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप अपने अनुभव से बताएं सर कि जो स्थिति है इसमें कोरोना की वजह से जो उत्पादन ठप हुआ है, जो बाजार में मांग नहीं है, तो ऐसे में कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है? इसका क्या रास्ता हो सकता है? ये तो जब अब ग्राहक जब बाहर निकलेगा और वो बाहर निकल कर खरीदना शुरू करेगा, स्पेंडिंग शुरू होगी, तभी उद्योग चालू हो पाएंगे, बिना उसके उद्योग चालू नहीं हो पाएंगे। सब जगह स्टॉक इस समय बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया था, इसलिए इंडस्ट्री यथासंभव चलती रही हैं और अपना स्टॉक करती रही हैं। लेकिन जब तक बिकना शुरू नहीं होगा, जब तक दोबारा प्रोडक्शन चालू नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि सब खरीदारी शुरू की जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, लोगों के हाथ में रुपया आएगा, तभी कुछ खर्चा हो पाएगा। मनीष जी, बाजार खुलने के लिए तो कहा जा रहा है कि जब लोगों का टीका लग जाएगा तब बाजार खुल पाएंगे, तभी जीवन सामान्य हो पाएगा। तो आप लोग कैसा सोच रहे हैं कि क्या आप लोग अपने जो कर्मचारी हैं, स्टाफ के लोग हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए फैक्ट्री वर्कर्स, उनके टीकाकरण के बारे में आप लोगों का क्या कंसर्न है? नहीं, ये स्वाभाविक सी बात है अखिलेश जी कि एक डर लोगों के बीच में है, और खास तौर से अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो भी बीच में, उनके ना आने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, तो जो लोग चले गए जो है वहाँ पे अपने गांव में, तो वो इसी वजह से नहीं आ रहे थे कि इतनी मारक जो वो है महामारी जो फैली हुई थी, और अभी सेकेंड वेव हम लोगों ने देखा। तो ये इस बात को हम लोगों ने अनुरोध भी किया था, प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया था कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जहां पर भी इंडस्ट्री ज्यादा हैं, तो वहां पे एक अभियान चला करके इंडस्ट्री के वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाए, ताकि उनके भीतर भरोसा कायम हो सके। तो मुझे लगता है जैसे जैसे और वैक्सीनेशन, मुझे लगता है इधर वैक्सीनेशन की गति उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी बढ़ाई है, तो इसी को और बढ़ाने की जरूरत है, इसी को और तेजी से करने की जरूरत है। और इसमें एक मेरा सुझाव ये भी है कि जैसे जितने जो बड़े शहर हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम खाली बात कर रहे हैं, तो जो ज्यादातर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कुछ बड़े शहरों तक सीमित हैं। तो यदि उन बड़े शहरों को, जैसे जिला मुख्यालयों को या कमिश्नरीज के लेवल पे, या जितनी भी जो बड़े शहर हैं, उनको चिन्हित कर लिया जाए और वहां पे वैक्सीनेशन को एक सैचुरेट कर दिया जाए, कि कोशिश करके 100% के आसपास वैक्सीनेशन का टारगेट हम लोग जल्दी अचीव कर लें, तो मुझे लगता है इससे इकोनॉमिक कंडीशन प्रदेश की और तेजी से सुधारी जा सकती है। ऐसे तो क्या पूरे प्रदेश को ही वैक्सीनेट करना है, लेकिन अगर जो खास सेंटर्स हैं, अगर उसको हम पहले वैक्सीनेट कर लेंगे तो निश्चित ही इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाएगी। और इस अपनी वार्ता में अखिलेश जी एक डिस्कशन में एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री को इस समय कैश इंसेंटिव की जरूरत है। जैसे पिछले फर्स्ट वेव में केंद्र सरकार ने एक लंबा चौड़ा जो है प्रोग्राम दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक लोन से रिलेटेड था। जैसे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन जो है एमएसएमई और इन सारे सेक्टर्स के लिए था, जो कि बड़े ईमानदारी से सरकार ने नीचे तक पहुंचाया भी है ऐसी नीतियां बना करके। लेकिन अब क्या है ना कि सिर्फ लोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस खत्म हो चुकी है। बैंक उन्हीं को लोन देता है जिससे बैंक को इस बात का भरोसा रहता है कि ये वापस कर पाएंगे। लेकिन अगर उनकी सेल खत्म हो गई है, कैपिटल इरोड हो गई है, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो गई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कैश इंसेंटिव पर भी विचार करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में, कनाडा में, तमाम सारे देशों में मतलब एक मुश्त बड़ी रकम दी गई है। अमेरिका में तो 2 बार दिया गया, पिछले फर्स्ट वेव में भी दिया गया था, और अभी भी 1 लाख रुपए जो है अखिलेश जी कनाडा ने, जो $80,000 जो लोग कमाते हैं कनाडा में, और करीब 90,000, पिछली बार ये फिगर $90,000 की थी, कि जो भी लोग $90,000 कमाते हैं तो उनको करीब $1,200 का वन टाइम जो है वो पैसा दिया गया था, और इस बार 1,400 दिया जा रहा है, जो कि करीब लाख रुपए के इंडियन रुपीस में लाख रुपए के बराबर होता है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जो सालों से टैक्स दे रहे हैं, तो उनका डेटा है सरकार के पास में,
वो कुछ ना कुछ कैश इंसेंटिव पर भी विचार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात निकल कर के आ रही है सामने कि जैसे उत्तर प्रदेश में ही कोरोना महामारी ने बड़ा कहर ढाया, लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 17 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। महामारी ने जितना ही लोगों की जन की हानि की है, उनको स्वास्थ्य के तौर पर नुकसान पहुँचाया है, उससे ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र को भी नुकसान पहुँचाया है। जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि कैश सब फ्लो लाने की ज़रूरत है, लोगों को आर्थिक सहायता करने की ज़रूरत है। झुनझुनवाला जी भी कह रहे हैं बाज़ार में माँग नहीं है, उत्पादन पड़ा हुआ है, लेकिन अब उत्पादन आगे तब बढ़ेगा जब बाज़ार में माँग पैदा होगी और माँग पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि कोरोना ने सब पर बुरा असर डाला है। अगली बार हम किसी और चर्चा के लिए आप लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे, नए विषय के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।